हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल जायसवाल वर्चुअल क्लासेज में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संविधान सभा पार्ट 2 का वीडियो लेकर के आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। इसके पहले संविधान सभा पार्ट 1 का वीडियो आ चुका है, जिसमें हम लोगों ने संविधान सभा के 6 बिंदुओं पर चर्चा की थी और उसके शेष 5 बिंदु रह गए थे, तो उस पर चर्चा हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए बिना देरी किए हुए हम चलते हैं बोर्ड की तरफ और शुरू करते हैं आज का अपना क्लास। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग वहीं से पढ़ने वाले हैं जहां से पहला वीडियो हमारा समाप्त हुआ। हमारा पहला वीडियो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, इस बिंदु तक हम लोग पढ़ चुके थे और इसके नीचे के जो पॉइंट्स हैं 5, इसको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो एक बार हम शुरुआत से देख लेते हैं सरसरी निगाह से यहाँ से कितने क्वेश्चन बनते थे। एक बार रिवीजन आप करा देते हैं, इसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो संविधान सभा की सबसे पहले हमको झलक कहाँ दिखाई देती है, तो तिलक के स्वराज विधेयक में। किसने कहा था कि संविधान सभा जो है भारतीयों की इच्छा अनुसार होगी, तो ये महात्मा गांधी ने कहा था। 1924 ईस्वी में किसने मांग किया था संविधान सभा की, तो मोतीलाल नेहरू ने मांग किया था। संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया, तो एम.एन. राय ने किया। किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा की मांग का अपना प्रस्ताव पारित किया, तो 1936 के फैजपुर अधिवेशन में। किस व्यक्ति ने जो है वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ ये होता है, इतनी मांगों को अंग्रेजों ने माना नहीं था। तो 1940 के अगस्त प्रस्ताव में, जो 8 अगस्त 1940 ईस्वी को आया था, इस प्रस्ताव के द्वारा पहली बार अंग्रेजों ने संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया। तो प्रश्न पूछ सकता है कि किस सभा में, किस प्रस्ताव के द्वारा अंग्रेजों ने पहली बार संविधान की भारतीयों की जो मांग थी उसको माना, तो 1940 के अगस्त प्रस्ताव में। इसके बाद कृषि मिशन कब आया, 1942 ईस्वी में आया। कैबिनेट मिशन कब आया, कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में आया था। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन था, तो कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष पैथिक लॉरेंस थे। कैबिनेट मिशन कितने सदस्यीय था, 3 सदस्यीय था। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जो है भारतीय संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, 389 थी। ब्रिटिश भारत से कितने चुने जाने थे, तो 296 थे। और देशी रियासतों से कितने चुने जाने थे, तो वो 93 थे। 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कौन कौन से थे, तो वो अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली थे। संविधान का निर्माण किस योजना के तहत हुआ, कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ। संविधान सभा का चुनाव कब हुआ, तो जुलाई 1946 ईस्वी में हुआ। संविधान सभा में कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती, तो 208 सीटें जीती। मुस्लिम लीग की कितनी सीट थी, तो मुस्लिम लीग की 73 सीट थी। संविधान सभा अंतरिम सरकार का गठन कब होता है, तो 2 सितंबर 1946 ईस्वी को होता है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई। पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया। पहली बैठक में कुल कितने सदस्य भाग लिए थे, तो 207 सदस्यों ने भाग लिया था। कुल कितनी महिलाएं थी संविधान सभा में, तो 15 महिलाएं थी। पहली बैठक में कितनी महिलाओं ने भाग लिया था, तो कुल 9 महिलाओं ने भाग लिया था। संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इनका चुनाव कब किया गया, तो 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया, तो उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया। कब प्रस्तुत किया, तो 13 दिसंबर 1946 को। उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुआ, 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ। किसको जो है संविधान की प्रस्तावना का आधार कहा जाता है, तो उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान की प्रस्तावना का आधार कहा जाता है। माउंटबेटन योजना कब आई, तो 3 जून 1947 को आई। भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत होता है, तो माउंटबेटन योजना के तहत होता है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब आया, 18 जुलाई 1947 ईस्वी को आई। इसी के द्वारा जो है भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्रों का जन्म होता है। तो यहाँ तक फ्रेंड्स हम लोग पढ़ चुके थे। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो अगला पॉइंट है प्रारूप समिति। तो प्रारूप समिति, इसकी स्थापना 29 अगस्त 1947 ईस्वी को हुई थी। अध्यक्ष
डॉक्टर भीम राव अंबेडकर। और सदस्य कितने थे इसमें? पूरा 7। अब प्रारूप समिति को मैं बताऊं उसके पहले मैं एक नाम पर और चर्चा करना चाहता हूं, पहले आप उसको देख लीजिए। BN राव, यहां देखिए BN राव, संवैधानिक सलाहकार। इस नाम पर चर्चा हम करते हैं। ये दो नाम बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, भीमराव अंबेडकर और BN राव। BN राव जो है वो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। आपको ये स्पष्ट बता दे रहा हूँ कि इसको आप ध्यान रखिए कि डॉक्टर BN राव संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ये संवैधानिक सलाहकार थे, ये प्रशासनिक अधिकारी थे। और क्योंकि इनके अंदर इतना विद्वता था, इतने जानकार थे कि इनकी सेवा लेने के लिए इनको संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। और ये जो सेवा दे रहे थे, अपनी निःशुल्क सेवा दिया था। इन्होंने 1 पैसा इसके लिए इन्होंने भारत सरकार से नहीं लिया था। और ये जो है BN राव जो थे, इन्होंने विश्व के अनेक देशों के संविधानों के अध्ययन करने के बाद तब जाकर के संविधान का एक प्रारूप बनाया, संविधान का प्रारूप बनाया। अब आपको देखिए, अगर कहा जाए कि संविधान का प्रारूप किसने बनाया था तो ये BN राव होगा, प्रारूप समिति ने नहीं बनाया था। आप यहाँ स्पष्ट एकदम जान लीजिए कि संविधान के प्रारूप का निर्माण BN राव ने किया था, बेनेगल नरसिम्हा राव ने। और जो प्रारूप ये बनाकर दिए थे, उस प्रारूप पर विचार करने के लिए प्रारूप समिति की स्थापना की गई थी 29 अगस्त 1947 की। इसी के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और ये भीमराव अंबेडकर जी इसके अध्यक्ष थे। और सदस्य संख्या कितनी थी? 7, अध्यक्ष सहित, यानी इसमें अध्यक्ष भी सम्मिलित हैं। तो ये 7 सदस्यीय आयोग था जिसका काम था जो BN राव ने प्रारूप बना के दिया है, इस पर विचार करे और संविधान को अंतिम रूप से तैयार करे। BN राव जी का व्यक्तित्व इतना महान था, इतना बड़ा था कि आगे चल कर के ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो कि नीदरलैंड के हेग में जिसका मुख्यालय है, उसमें ये न्यायाधीश होते हैं। आप सोच लीजिए कि 15 न्यायाधीश जो विश्व के चुने हुए लोग जाते हैं, वहाँ पर वहाँ पर BN राव जी जो है वहाँ न्यायाधीश बने। तो कितने महान लोग इससे जुड़े हुए थे कि अभी आगे और भी नाम देखेंगे आप, जिनको कि शायद आप जानते भी ना हो, उन्होंने संविधान में अपना क्या क्या योगदान दिया, हम सब बताएंगे आपको। तो BN राव ये संवैधानिक सलाहकार थे। अच्छा, अब आइए थोड़ा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो है, ये जब संविधान सभा का चुनाव हो रहा था तो ये बम्बई से चुनाव लड़े। कहाँ से लड़े? बम्बई से। बम्बई से लड़ते हैं चुनाव और ये हार जाते हैं, यहाँ से नहीं जीत पाते हैं। फिर ये बंगाल की सीट पे जाते हैं। बंगाल पे एक जयसुर कुलना स्थान है, जयसुर कुलना, यहाँ से ये चुनाव लड़ते हैं। और यहाँ पर ये मुस्लिम लीग की सहायता से जीतते हैं। ध्यान देना, कांग्रेस ने इनकी सहायता नहीं की थी, मुस्लिम लीग की सहायता से ये जीतते हैं। लेकिन जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो जाता है तो ये बंगाल का जो सीट था ये चला जाता है पूर्वी पाकिस्तान में। पूर्वी पाकिस्तान जो है वर्तमान में बांग्लादेश नाम है जिसका, तो वहाँ ये सीट चली जाती है। अब वहाँ ये सीट चली जाती है तब तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी संविधान सभा के सदस्य ही नहीं रहते हैं, तो वहाँ की बैठकों में भाग लेने का तो सवाल ही नहीं उठता। अब लेकिन BN राव जी ये जानते थे कि मतलब कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अंदर क्या गुण है, इस क्वालिटी को ये पहचानते थे। इन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खत लिखा कि बिना भीमराव अंबेडकर जी के संविधान का निर्माण करना बहुत ही कठिन हो जाएगा, इसलिए किसी भी तरीके से कैसे भी कीजिए इनको संविधान सभा में वापस लाइए। तब जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, BN राव ने खत लिखा राजेंद्र प्रसाद जी को, और फिर राजेंद्र प्रसाद जी ने BG खेर को कहा। इन्होंने कहा इनसे, BG खेर ये उस समय बम्बई के प्रधानमंत्री थे। उस समय प्रधानमंत्री का पद होता था, प्रांतों के जो जैसे आज मुख्यमंत्री होते थे तो उस समय प्रधानमंत्री होते थे।
जैसे प्रांत के आज मुख्यमंत्री हम कहते हैं, तो उसमें प्रांतों का जो मुखिया होता था उसे प्रधानमंत्री कहते थे। तो इन्होंने प्रधानमंत्री बीजी खेर को लिखा, जो बम्बई के प्रधानमंत्री थे। तो बीजी खेर को कहा कि यहाँ से अम्बेडकर को भेजिए। अब बम्बई से सीट जीत कर जयकर जी गए थे, तो जयकर जी से इस्तीफा बीजी खेर लेते हैं और इन जयकर वाली सीट से जीत करके ये जाते हैं कौन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, तब संविधान सभा के ये सदस्य हो पाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का व्यक्तित्व कितना बड़ा था। और इनकी अब पूरी जीवनी पढ़ेंगे तो आप देखेंगे पूरा जीवन जो है इनका संघर्ष और प्रेरणा दोनों देता है। इनकी संघर्ष की कहानी जो है आपको हमेशा प्रेरित करेगी। एक ऐसे समाज से जहाँ से उस समय अछूत समझाया था, वहाँ से उठ करके इस लेवल तक जाकर के पहुँच जाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का नाम ऐसे ही लोग नहीं लेते हैं। आज बहुत से लोग इनकी पूजा करते हैं तो ऐसे ही नहीं लेते हैं, इन्होंने बहुत से काम किया है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का अगर ये पूछे प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किस सीट से जीत के आए थे, तो अगर बम्बई और बंगाल दोनों उत्तर है तो आपका उत्तर बम्बई होगा, क्योंकि भारतीय स्वतंत्रता के बाद भारतीय जो संविधान सभा बनी थी उसमें जो है ये बम्बई से ही जीते थे। तो बंगाल आपका उत्तर नहीं होगा, क्योंकि बंगाल तो चला गया था, वो पाकिस्तान के पास चला गया था। बंगाल का जो क्षेत्र पूर्वी बंगाल था वो पूर्वी पाकिस्तान में चला गया था। तो यहाँ तो ये आपका उत्तर बम्बई होगा। अगर दोनों दिया है तो आपका उत्तर बम्बई होगा। अगर बम्बई नहीं दिया है, इसके बाद पूछ रहा है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी कहाँ से जीत के आए हैं, तब आप बंगाल मारिएगा, क्योंकि पेपर सेटर जो हैं वो ये जानना चाहते हैं कि अम्बेडकर जी सबसे पहले कहाँ से जीत के आए थे। तो उस विकल्प में बम्बई नहीं रहेगा। अगर बम्बई है तो आपका बेस्ट उत्तर बम्बई ही होगा। और एक चीज़ यहाँ से जो प्रश्न उठाते हैं कि प्रारूप समिति की स्थापना 29 अगस्त 1947 को हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। कितने सदस्य थे? 7 सदस्यीय आयोग था। और कौन कौन सदस्य इसमें थे, इसका एक वीडियो, ट्रिकी वीडियो बना हुआ है। आप हमारे चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट से उसको आप देख सकते हैं कि प्रारूप समिति की जो 7 सदस्य हैं इनका नाम हम कैसे याद करें, तो आप वहाँ देख लीजिएगा। तो ये 7 सदस्यीय आयोग था, ठीक है। बी.एन. राव किस पद पर थे? संवैधानिक सलाहकार थे। संविधान का प्रारूप किसने बनाया? बी.एन. राव ने बनाया। प्रारूप समिति ने क्या किया? इस प्रारूप पर विचार करके संविधान को अंतिम रूप से तैयार किया, ठीक। और एक चीज़ प्रश्न यहाँ पूछता है कि पुनर्गठित संविधान सभा जब बंटवारा हो गया तो संविधान सभा की सदस्य संख्या जो 389 थी वो घट गई, क्योंकि भाई जब क्षेत्र घट गया, पाकिस्तान अलग हो गया, तो जाहिर सी बात है संविधान सभा की सदस्य संख्या घट जाएगी। तो पुनर्गठित संविधान सभा की सदस्य संख्या जो थी वो 324 नियत की गई थी, निश्चित किया गया था 324 सदस्य होंगे, लेकिन ये संख्या आगे जाकर घट करके 299 रह गई। लास्ट तक 299 सदस्य ही संविधान सभा में थे। तो ये यहाँ से इतने क्वेश्चन थे जो कि विभिन्न परीक्षाओं में उठाते हैं। एक प्रश्न और पूछता है कि संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे ज़्यादा था, तो उत्तर होगा संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत से सबसे ज़्यादा लोग जीत गए थे। संयुक्त प्रांत, जिसको आज हम उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं, यहाँ से सबसे ज़्यादा लोग जीत कर गए थे। यहाँ से जो 2-3 क्वेश्चन और पूछते हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि प्रारूप समिति को पांडुलेखन समिति भी कहते हैं। पांडुलेखन समिति, या इसको अंग्रेजी में ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहा जाता है। ड्राफ्टिंग कमेटी। तो अगर ये 3 नाम में से आ रहा है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। प्रारूप समिति या पांडुलेखन समिति ये एकदम हिंदी है, और ये ड्राफ्टिंग कमेटी इंग्लिश में है। तो ये तीनों नाम एक ही हैं, ठीक है। इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को अंबेडकर भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। लेकिन यहाँ एक चीज़ स्पष्ट कर लीजिएगा कि अगर संविधान का निर्माण पूछे किसने किया, तो संविधान सभा ने किया। बहुत से लोग ये कहते हैं कि संविधान का निर्माण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया। ये एक गलत है। संविधान का निर्माण संविधान सभा ने किया। अगर प्रश्न ये पूछता है कि संविधान का जनक किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होगा, क्योंकि ये जिस समिति के अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के,
ये समिति जो थी इसने संविधान को अंतिम रूप से तैयार किया था, इसीलिए इनको भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। इसके अलावा अंबेडकर जी को आधुनिक भारत का मनु भी कहा जाता है। आधुनिक भारत का मनु। इसके अलावा दो कथन इनके बारे में बहुत फेमस है। एक के.वी. राव का, के.वी. राव, इन्होंने कहा था कि भारतीय संविधान का जनक तो भीमराव अंबेडकर को माना जाता है, लेकिन इन्होंने भारतीय संविधान का इनको जनक और जननी दोनों कहा था, दोनों। यानी भीमराव अंबेडकर जी भारतीय संविधान के जनक और जननी, फादर एंड मदर दोनों हैं ये। और ये बहुत पूछता है, बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दिया था। इनके योगदान को देखते हुए के.वी. राव ने कहा कि भारतीय संविधान के जनक तो हैं ही, ये जननी भी हैं, मदर भी हैं इनके। तो अगर ये प्रश्न जनक और जननी किसने कहा था, तो के.वी. राव ने कहा था। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी कहा था, बहुत पूछता है परीक्षाओं में, और हो सकता है आगे भी पूछे। इनको दक्ष पायलट कहा था, दक्ष पायलट। ये दक्ष पायलट की तुलना अंबेडकर जी से किसने की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला है इस संविधान निर्माण की तिथि। तो आप जानते हैं कि 2 साल 11 महीने और 18 दिन, इतने दिन की कठिन परिश्रम के बाद 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारत का संविधान बनकर के तैयार हो जाता है, तैयार हो जाता है। और इसी दिन इसके 16 अनुच्छेदों को लागू कर दिया जाता है। यानी आंशिक रूप से संविधान को लागू किया जाता है, पूरी संविधान लागू नहीं होती है, लागू कर दिए गए। और संविधान पूरा लागू होता है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, संविधान पूरा लागू हो जाता है। अब देखिए, यहाँ से कई क्वेश्चन उठाते हैं, कई टाइप के उठाते हैं। देखिए, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा, 2 साल 11 महीने 18 दिन। भारतीय संविधान कब बन के तैयार हुआ, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का जो अंतिम वर्ड है कि आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी को मित मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा संविधान को अधिनियमित, आत्मार्पित, अंगीकृत, ये 3 वर्ड प्रयोग किया गया है। तो यानी अधिनियमित, अगर यहाँ से प्रश्न 3-4 तरीके से पूछ सकता है। संविधान किस दिन बन के तैयार हुआ, 26 नवंबर 1949। किस दिन अधिनियमित हुआ, ये वर्ड अधिनियमित, तो 26 नवंबर 1949। किस दिन अंगीकृत किया गया, अंगीकृत 26 नवंबर 1949। किस दिन आत्मार्पित किया गया, आत्मार्पित। ये तीनों वर्ड का प्रयोग कर सकता है परीक्षाओं में प्रश्न बनाने में, अधिनियमित, अंगीकृत, आत्मार्पित। तो आप याद रखिएगा तीनों वर्ड को कि अगर इसका उत्तर वही होगा 26 नवंबर 1949। किस दिन बन के तैयार हुआ, किस दिन अधिनियमित किया गया, किस दिन अंगीकृत किया गया, किस दिन आत्मार्पित किया गया, तो उत्तर सबका होगा 26 नवंबर 1949। अब देखिए, इस दिन इसके आंशिक कुछ भागों को लागू किया गया था, पूरा संविधान लागू नहीं किया गया था। 15+1 लिखा गया है, आपकी किताब में हो सकता है 15 लिखा गया हो, ठीक है, कि उस दिन जो है 26 नवंबर को 15 अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे। ये 15 अनुच्छेद किससे संबंधित थे, नागरिकता से थे, जैसे 5, 6, 7, 8, 9 नागरिकता से थे। इसके बाद राष्ट्रपति के शपथ से थे 60 अनुच्छेद। अंतरिम राष्ट्रपति की जो व्यवस्था की जाती है 380 अनुच्छेद। इसके बाद 324 ये निर्वाचन आयोग के बारे में है। ऐसे जो है कुल 15 अनुच्छेदों को उस दिन लागू कर दिया गया। लेकिन एक अनुच्छेद और लागू हुआ था, वो 394वां अनुच्छेद था। इसी अनुच्छेद में लिखा गया है कि आज ये 15 अनुच्छेद लागू होंगे। तो इसमें स्पष्ट रूप से ये लिखा गया है कि ये और 394वां अनुच्छेद भी उस दिन लागू हो गया था। तो इसमें ये स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि ये 16 अनुच्छेद आज लागू होंगे 26 नवंबर 1949 को, और शेष जितने पूरी संविधान है वो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू होगी।
तो इस तरह से 394वां जो अनुच्छेद है यही एक प्रश्न एक लिख दिया गया, क्योंकि इस 394वें अनुच्छेद में लिखा गया है कि ये अनुच्छेद आज लागू होंगे और उसी के साथ ये भी लागू कर दिया गया। तो आपका राइट उत्तर होगा 16। अगर विकल्प में 15, 17, 19 दिया है, 16 नहीं दिया है, तब तो आप 15 मार सकते हैं। लेकिन अगर विकल्प में 16 दिया है तो आपका एग्जैक्ट उत्तर होगा कि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को कितने अनुच्छेद लागू हुए, तो आपका एग्जैक्ट उत्तर 16 होगा। ठीक है। और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ। यहाँ आपके मन में ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि भारतीय संविधान को जब 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बन गया था तो इसको 2 महीने बाद क्यों लागू किया गया? तो आपको बहुत संक्षेप में बता दूं कि 26 तारीख की जो ये तिथि है, ये भारतीय इतिहास में 26 जनवरी की तिथि का बहुत बड़ा महत्व है। 1929 ईस्वी का लाहौर अधिवेशन आप याद कीजिए, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन लाहौर में हुआ था उसमें पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया था और एक निर्णय लिया गया था कि हर 26 जनवरी को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। और तब से लेकर के 26 जनवरी 1930 से लेकर के 1947 तक हम लोग हर 26 तारीख को प्रतीकात्मक रूप से स्वतंत्रता दिवस मनाते चले आ रहे थे। हालांकि देश आज़ाद नहीं हुआ था, लेकिन हम लोग प्रतीकात्मक रूप से स्वतंत्रता दिवस मनाते चले आ रहे थे। लेकिन देश हमारा आज़ाद कब हुआ? 15 अगस्त 1947 को। अब हम 15 अगस्त को मनाने लगे। तो 26 तारीख की जो तिथि है, 26 जनवरी की जो तिथि है, जिसको हम वर्षों से मनाते चले आए हैं, इसको भूल न जाएं, इसकी ऐतिहासिकता बनी रहे। इसलिए भारतीय संविधान को 26 तारीख को लागू न करके 26 नवंबर को लागू न करके 26 जनवरी को लागू किया गया और भारत को गणतंत्र घोषित किया गया। 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, संविधान दिवस या विधि दिवस, और जबकि 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं, क्योंकि 26 जनवरी के दिन भारत का संविधान लागू हुआ था। यहाँ एक प्रश्न आपके मन में और उठ सकता है कि हम 15 अगस्त को हम स्वतंत्र हुए और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। तो 15 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त 1947 से लेकर के 26 जनवरी 1950 तक जब हमारा संविधान बना ही नहीं था, तो हमारे देश में शासन कैसे चल रहा था, किसके आधार पर चल रहा था? तो इसका उत्तर होगा 1935 का शासन अधिनियम। अगर ये प्रश्न पूछ ले कि 1947 से लेकर के 15 अगस्त 1947 से लेकर के 26 जनवरी 1950 तक जब संविधान लागू हुआ, तब तक भारत का शासन व्यवस्था किस आधार पर चल रही थी? तो 1935 के शासन अधिनियम के द्वारा चल रही थी। और जो भारतीय संविधान का 395वां अनुच्छेद है, वो यही तो है कि 395 जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, तो उस समय जो 395वां अनुच्छेद था उसमें यही व्यवस्था किया गया था कि आज से 1935 शासन अधिनियम निरस्त किया जाता है। और जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आपने पढ़ा था, जो 18 जुलाई 1947 को बना था, ये दोनों अधिनियमों को 395वें अनुच्छेद के द्वारा निरस्त कर दिया जाता है। यानी आज से वो शासन समाप्त हो गया। अब जो है भारतीय संविधान के अनुसार शासन चलेगा। तो ये संविधान का 395वें अनुच्छेद में यही लिखा गया है। ठीक है। तो उसके पहले 26 जनवरी से पहले इसी आधार पर शासन चल रहा था और 395वें अनुच्छेद के द्वारा इस अधिनियम को, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को समाप्त कर दिया गया। तो फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब कुल अधिवेशन, तो अगर ये पूछा है कि संविधान सभा का कुल अधिवेशन कितने हुए, तो 11 + 1 = 12। हो सकता है किताब में 11 दिया हो, लेकिन जो संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 ईस्वी को, तो इस अंतिम बैठक को भी इसके अधिवेशन के रूप में गिना जाता है। तो कुल मिलाकर के 12 अधिवेशन हुए थे। अगर विकल्प में आपके ये दिया है कि 11, 13, 15, 17, मतलब 12 नहीं है, तब तो आपका 11 उत्तर सही होगा। लेकिन अगर 12 दिया है तो कुल अधिवेशन कितने हुए, तो कुल अधिवेशन 12 हुए थे। और 24 जनवरी का बहुत ही ऐतिहासिक अधिवेशन रहा, क्योंकि इसी दिन संविधान पर जो है संविधान सभा के 299 सदस्यों में से 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए।
अब कुछ लोगों ने नहीं किया, उनको पसंद नहीं था, उनको या अपनी जो भी बात रही हो, उन लोगों ने नहीं किया, कुछ लोगों ने मना भी कर दिया कि हम नहीं करेंगे। तो कुल 284 सदस्यों ने संविधान पर जो है, भारतीय संविधान पर 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षर किया। सबसे पहले जो हस्ताक्षर करने वाले में थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, जो कि आगे चलकर के भारत के पहले प्रधानमंत्री बने, नेहरू। और सबसे अंतिम में जो हस्ताक्षर किए थे संविधान पे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति बने। और इसी दिन 24 जनवरी 1950 के ही दिन जो संविधान सभा थी, संविधान सभा, इसको विघटित करके अंतरिम संसद के रूप में बना दिया गया। ये अंतरिम संसद के रूप में विघटित हो गई, यानी जब तक संसद का गठन नहीं हो जाता चुनाव से, तब तक जो है संविधान सभा ही अंतरिम संसद के रूप में कार्य करेगी। अब ये संविधान सभा विघटित हो गई, अब ये अंतरिम संसद के रूप में कार्य करने लगी। ठीक है, वैसे आपको बता दें कि पहले भी संविधान सभा दो रूप में कार्य करती थी। एक संविधान निर्माण के रूप, जब संविधान निर्माण करती थी तो संविधान सभा के रूप में कार्य करती थी, और जब कानून बनाने के लिए आती थी, अंतरिम सरकार भी चल रही थी, तो उस समय वो संसद के रूप में भी कार्य करती थी। तो जब संविधान सभा संसद के रूप में कार्य करती थी तो जीवी मावलंकर इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। आप पढ़े होंगे कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष तो जीवी मावलंकर। तो जब ये संविधान सभा अंतरिम संसद के रूप में कार्य करती थी तब जीवी मावलंकर इसके अध्यक्ष हुआ करते थे, और जब संविधान सभा जो है संविधान सभा के रूप में कार्य करती थी तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष होते थे। तो ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ क्लियर कि संविधान सभा को इस दिन 24 जनवरी को विघटित कर दिया गया, अंतरिम संसद के रूप में ये बन गई। इस दिन और भी काम हुआ। राष्ट्रगान जो हमारा, जिसको तैयार रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किया था, राष्ट्रगान को भी स्वीकार किया गया इसी दिन। और इसी दिन अंतिम राष्ट्रपति का भी निर्वाचन किया गया, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले निर्वाचित राष्ट्रपति हुए। अब हम आते हैं दो नामों की तरफ। एक हैं प्रेम बिहारी नारायण रायजादा और दूसरे हैं नंदलाल बोस। ये दो नाम मैंने इसलिए लिखा, बहुत कम लोग जानते हैं, संविधान में इनके भी बहुत बड़ी भूमिका रही है। तो आप बता दूं कि संविधान को प्रिंट नहीं किया गया, इसको हैंडराइटिंग में लिखा गया। आपको प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जो हैं, इनका चित्र जो है बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहा है। ये वो महान शख्सियत हैं जिन्होंने अपने हैंडराइटिंग में पूरे संविधान को लिखा। देखिए, इनकी हैंडराइटिंग बहुत ही सुंदर थी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी की। तो पंडित नेहरू जी इनके पास पर्सनल गए कि भाई इसको लिखे कौन, इतने लंबे चौड़े संविधान को। तो इनकी राइटिंग चूँकि बहुत बढ़िया थी, तो इनसे कहा गया, तो इन्होंने कहा कि भाई ठीक है हम लिख देंगे, लेकिन हमारी शर्त ये होगी कि हम पैसा इसके लिए कुछ नहीं लेंगे, हर पेज पर मैं अपना नाम लिखूंगा और अंतिम पेज पर मैं अपना नाम लिखूंगा और अपने नाम के साथ अपने दादाजी का भी नाम लिखूंगा जिन्होंने मुझे ये विद्या सिखाई। तो इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा भाई ठीक है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, आप इतना परिश्रम कर रहे हैं तो लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी, इन्होंने संविधान को अपनी सुंदर राइटिंग से सजाया, लिखा पूरी संविधान को अपने हैंडराइटिंग से, और हर पेज पर आप देखेंगे इनके नाम लिखा गया। इसके लिए इन्होंने कोई पैसा नहीं लिया था। और दूसरा जो है नंदलाल बोस जी, ये बहुत बड़े चित्रकार थे, बहुत प्रसिद्ध चित्रकार थे ये। और इन्होंने जो संविधान की 22 भाग हैं, संविधान में कितने भाग हैं? 22। हर भाग पर इन्होंने पूरे अच्छे से बाकायदे एक चित्र बनाया है, और चित्रों से हर भाग, जितने 22 भाग है तो 22 चित्र, हर भाग के पेज पर जो है इन्होंने एक चित्र उकेरा हुआ है, और उस चित्र के माध्यम से पूरी भारतीय संस्कृति को इन्होंने उकेर करके रख दिया है। तो इस तरह से नंदलाल बोस जी
जिन्होंने कि संविधान को अच्छे से चित्रकारी के द्वारा उसको सजाया, और प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी जिन्होंने पूरे संविधान को अपनी हैंडराइटिंग में लिखा, इनका भी योगदान संविधान के निर्माण में रहा है। हालांकि जितनी भी शख्सियत हैं सब एक से बढ़कर एक हैं, इन सब ने मिलकर के भारतीय संविधान का निर्माण किया है, तो लेकिन इनको बहुत कम लोग जानते हैं, इसलिए इनको बताना जरूरी हो गया था। तो अब हम आते हैं अगले कि संविधान सभा के विषय में कुछ कथन। तो देखिए, संविधान सभा एक जाति की संस्था थी। ये किसने कहा? चर्चिल ने, जो ब्रिटेन के बहुत बड़े नेता थे। हिंदुओं की सभा इसे किसने कहा संविधान सभा को? ये लॉर्ड साइमन ने कहा था। ये लॉर्ड साइमन वही हैं जो साइमन आयोग के अध्यक्ष थे, और साइमन आयोग की नियुक्ति 1927 ईस्वी में की गई थी, और ये भारत 1928 ईस्वी में आया था। और संविधान सभा जो है इसका मतलब कांग्रेस, संविधान सभा मतलब सभा मतलब कांग्रेस। यह किसने कहा था? ऑस्टिन ने कहा था। और इसके अलावा एक चर्चिल की एक और कथन जो है संविधान सभा के बारे में कहा जाता है। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी जिसमें मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था, तब चर्चिल ने कहा था कि संविधान सभा एक ऐसे विवाह के समान है जिसकी दुल्हन ही गायब है। तो ये भी चर्चिल का कथन था। 9 दिसंबर 1946 की बैठक के लिए कहा गया था जिसमें मुस्लिम लीग ने नहीं भाग लिया। उस समय कहा कि संविधान सभा एक ऐसी विवाह के समान है जिसकी दुल्हन ही गायब है। अगर कहा जाए संविधान सभा एक जात की संस्था थी तो ये चर्चिल का स्टेटमेंट है। अगर हिंदुओं की संस्था, लॉर्ड साइमन का स्टेटमेंट है। और संविधान सभा का मतलब कांग्रेस है, यानी कांग्रेस के ही लोग ज़्यादा थे इसमें, तो ये ऑस्टिन का है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ये हमारा टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको संविधान सभा अच्छे से समझ में आ गया होगा, और यहाँ से उभरने वाले जितने भी क्वेश्चन विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा सकते थे या विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन बन सकते थे, सबको मैंने आपको समझाने का पूरा प्रयास किया है। और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं संविधान के एक नए चैप्टर में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।